जय हिंद साथियों, आप मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर हैं और इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 190 से 250 तक हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, एक राज्य का कार्य चलाने के लिए आवश्यक सामान्य संहिता कहलाती है। संविधान, अध्यादेश, संधिपत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि राज्य कार्य चलाने के लिए सबसे आवश्यक जो संहिता होती है वो एक देश का संविधान होता है और संविधान किसी देश का फंडामेंटल लॉ होता है। यानी कि वो उस देश में जितने भी विद्यमान कानून हैं उन सबसे ऊपर होता है, उसको कोई भी कानून वायलेट नहीं कर सकता। लिखित संविधान का प्रचलन सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ 1787 में। वहाँ पर एक संविधान बना फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में और वह संविधान 1789 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 252, शक्ति भ्रष्टाचार लाती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्टाचार लाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पावर टेंड्स टू करप्शन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली इज द फेमस कोटेशन बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एक्टन, विंस्टन चर्चिल, नन ऑफ दीज। तो ये कोटेशन शायद आपने पहले सुनी होगी। शक्ति के संबंध में यह कोटेशन लॉर्ड एक्टन की है। उन्होंने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, वो उसके लिए बहुत कुख्यात है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 253, मार्क्स के अनुसार साम्यवाद के चरण में शासन का सिद्धांत होगा। सब समान है परंतु कुछ अन्य से अधिक समान है। प्रत्येक की योग्यता के अनुसार से प्रत्येक के कार्य के अनुसार तक, प्रत्येक की योग्यता के अनुसार से प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ये दो बेसिकली वाक्य हैं। पहला समाजवाद से रिलेटेड है और दूसरा जो है साम्यवाद से रिलेटेड है। पहला जो समाजवाद से रिलेटेड है वो ये है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन साम्यवाद में क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। तो ये साम्यवाद से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 254, एक संप्रभु राज्य का प्रकार है जिसके लक्षण आंशिक स्वशासित राज्यों का संघ या एक केंद्र द्वारा जोड़े गए क्षेत्र हैं। तो ये इसमें ऑप्शंस हैं परिसंघ, कॉन्फेडरेशन, संघ, फेडरेशन, एकात्मक राज्य, यूनिटरी स्टेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि संघ और परिसंघ दो बहुत महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। संघ बनता है कुछ इकाइयों के सम्मिलन से या एक एकात्मक राज्य को दो या दो से अधिक हिस्सों में बांट देने से। संघ और परिसंघ की जो इकाइयां हैं उनमें दो मूलभूत अंतर हैं। पहला अंतर तो यह है कि परिसंघ की, कॉन्फेडरेशन की जो यूनिट्स होती हैं वो संप्रभु राज्य होते हैं और चूँकि वो संप्रभु होते हैं इसलिए वो अपने हिसाब से दूसरे देशों से संबंध बना सकते हैं। संघात्मक राज्य का जहाँ तक सवाल है, फेडरेशन का सवाल है, तो उसमें जो उसकी इकाइयाँ होती हैं वो संप्रभु नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भारत है, उसकी इकाइयाँ हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, तो ये संप्रभु नहीं हैं और दूसरे राज्यों से संबंध, यानी कि जो संप्रभु राज्य हैं दूसरे, जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सबसे संबंध नहीं बना सकते। उनसे संबंध जो बना सकता है वो केवल भारतीय संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये आंशिक स्वशासित राज्यों का एक संघ होता है जो फेडरेशन कहलाता है। तो इसमें फेडरेशन ऑप्शन सही है। परिसंघ में मैंने आपको बता दिया कि उसकी दो मूलभूत विशेषताएं हैं। पहला, उसके सदस्य राज्य संप्रभु होते हैं और वो दूसरे देशों से विदेशी संबंध स्वतंत्रता पूर्वक बना सकते हैं। कॉन्फेडरेशन एक ढीले ढाले प्रकार का समूह होता है राज्यों का, जिसमें कुछ निश्चित और सामान्यतः सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए उसका गठन किया जाता है और उसको आसानी से विघटित भी किया जा सकता है। कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में अंतर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, वे जो राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध सक्रिय रहते हैं कहलाते हैं अराजकतावादी, एनार्किस्ट, फांसीवादी, फासिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इस पे हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। मूलतः ये 3-4 प्रकार की विचारधाराएं हैं, व्यक्तिवादी, समाजवादी, अराजकतावादी और फांसीवादी। इनके जो स्टेटमेंट्स हैं राज्य से संबंधित वो लगातार पूछे जाते हैं। जैसे व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज़ नेसेसरी इविल। वो ये मानते हैं कि राज्य बुराई तो है लेकिन फिर भी ये आवश्यक है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं
जिनको केवल राज्य ही कुशलतापूर्वक कर सकता है, और व्यक्तिवादी उसको नकारात्मक फंक्शंस यानी सुरक्षा और व्यवस्था संबंधी कार्य देना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि इस कार्य को केवल और केवल राज्य ही बेहतर ढंग से कर सकता है। लेकिन जहाँ तक अराजकतावादियों का सवाल है, एनार्किस्ट्स का, वो ये मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अननेसेसरी इविल है, इसको तो समाप्त हो ही जाना चाहिए। तो गॉडविन है, प्रूधो हैं, बकुनिन हैं, क्रोपोटकिन हैं, भारत में महात्मा गांधी हैं जिनको दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं। तो ये सब अराजकतावादी विचारक हैं। समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं जिसके माध्यम से वो संसाधनों का समान वितरण करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और ख़त्म होता है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट द्वारा कहा गया है। प्रोफेसर गार्नर, पॉल जेनिट, स्टीफन लीकॉक, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत पॉपुलर सा स्टेटमेंट है, आप सबको पता होगा। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसको लेकर के 3 मत हैं मूलतः। पहला, कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, कुछ ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो ये जो पहला मत है, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, इससे संबंधित हैं प्रोफेसर गार्नर। उनकी एक बड़ी फेमस किताब है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। उन्होंने ही ये वाक्य बोला है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 257, असमानता के उद्भव और सामाजिक संविदा पर एक संभाषण द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सामाजिक संविदा सिद्धांत के 3 प्रतिपादक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो क्रमशः है। तो ये जो लेख था बेसिकली एक जो रूसो ने डिजॉन की एकेडमी के लिए लिखा था, और ये लेख 1755 में प्रकाशित हुआ था। तो ये रूसो का है। रूसो ने एक नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। बाकी वो सामान्य इच्छा सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जिसमें उसने कहा था कि जो संप्रभुता है वो जन सामान्य की इच्छा में निहित होती है, इसीलिए उसको पॉपुलर सॉवरेनिटी का पहला प्रतिपादक कहा जाता है, लोकप्रिय संप्रभुता का। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आजकल कि वर्तमान समय में सामाजिक संविदा सिद्धांत को किसने पुनर्जीवित किया है। तो एक किताब लिखी गई है थियरी ऑफ जस्टिस, जिसको लिखा है जॉन रॉल्स ने। उसमें उन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत को पुनर्जीवित किया है। क्वेश्चन नंबर 258, नैतिकता और विधायिका के सिद्धांतों से परिचय 1789 लिखा गया है। जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जे एस मिल, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक किताब है बेसिकली, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये लिखा गया है 1789 में जेरेमी बेंथम के द्वारा। बेंथम को हम उपयोगितावादी विचारक के रूप में जानते हैं। उन्होंने एक जेल सुधार संबंधी अपनी योजना के लिए बड़े फेमस थे, और उसका नाम था पेन ऑप्टिकन। बाकी और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। उनका एक फेमस स्टेटमेंट और है कि यदि आनंद की मात्रा समान हो तो पुष्पिन और कविता पाठ में कोई अंतर नहीं है। वो सुख और दुख में केवल मात्रात्मक भेद मानते थे, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी का भेद नहीं मानते थे। लेकिन बाद में उन्हीं के शिष्य, जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने इस विचार को बदला और उन्होंने कहा कि सुख और दुख में गुणात्मक भेद भी होता है। क्वेश्चन नंबर 259, राजद्रोह का कारण सदैव असमानता होता है, किसके द्वारा कहा गया। द कॉज ऑफ सेडिशन इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन इनइक्वालिटी, मैकियावेली, अरिस्टोटल, प्लेटो। आपको पता होगा कि क्रांति के विचार को देने वाला सबसे पहले जो विचारक है वो अरस्तु है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। उसने 158 देशों के संविधानों की केस हिस्ट्रीज तैयार कराई, और उसके आधार पर विश्लेषण करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि असमानता और अन्याय ही क्रांति के मुख्य कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और यूएसए में संघवाद का उभयनिष्ठ लक्षण नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन यूएसए एंड इंडिया। न्यायिक संगठनों के 2 समुच्चय, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान। तो जो बाकी सी और टी नीचे की 2 विशेषताएं हैं, ये तो सभी संघात्मक राज्यों में पाई जानी आवश्यक हैं। बी जो है सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, तो अमेरिका में भी एक सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में भी एक सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन जहाँ तक ऑप्शन ए का सवाल है, न्यायिक संगठनों के 2 समुच्चय, तो अमेरिका में राज्य के जो न्यायालय हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अलग अलग सेपरेशन में है। लेकिन भारत में न्यायिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो पिरामिड के आकार का है, यानी वो आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। उच्च न्यायालय के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय उनको आसानी से बदल सकता है।
क्वेश्चन नंबर 261, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का एक दोष है, वह समानता के सिद्धांत पर जोर देता है। यह कोई दोष नहीं है अपने आप में। वह अज्ञानियों के शासन कराने की ओर ले जाता है। वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ये भी अपने आप में दोष नहीं है। वह आम आदमी को शासन के निर्णयों में शामिल होने का मौका देता है, ये तो और अच्छी बात है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है, वह अज्ञानियों के शासन की ओर ले जाता है, ये तर्क सही है। जो लोग सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के विरोधी हैं वो इसी तर्क को देते हैं, दोहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 262, निम्न में से चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कौन सा है? शासन में शांतिपूर्वक बदलाव, लोकतंत्र के कार्य में आने वाली बाधाएं हटाना, नागरिकों को अपने अधिकार बनाए रखने में मदद, बहुपक्ष पद्धति का निष्कासन। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो वैशिष्ट्य है वो है शासन में शांतिपूर्वक बदलाव। बिना किसी क्रांति के, बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी हिंसा के शासन में बदलाव हो जाता है एक निश्चित कार्यकाल के बाद। क्वेश्चन नंबर 263, राजनीतिक दल गरीबों की मदद करता है जब तक वह, इसको इंग्लिश में हम देखेंगे, दी पॉलिटिकल पार्टीज आर हेल्पफुल टू पुअर पीपल इन सो फार एज दे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही बताया है इन्होंने, और बी ऑप्शन है उन्हें चुनाव लड़ने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 264, इसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूट टू दी प्रॉपर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग पीस इन द कंट्री, बाय educating the public about the various problems facing the country, by providing organized majority to back to the council of ministers, assisting poor candidates with finances to contest elections। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, देश के सामने की समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 265, राजनीतिक दल इस प्रकार अलोकतांत्रिक होते हैं, वो अलोकतांत्रिक क्यों होते हैं? वे अधिकार में आते ही अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं, ये तो कोई उत्तर नहीं है। वे अपने सदस्यों को अपने विचार से स्वतंत्रता से लोगों के सामने रखने की अनुमति नहीं देते। वे शासन की नीतियों की आलोचना करते हैं। वे चुनाव लड़कर अधिकार पाने की कोशिश करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसमें, वे अपने सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्रता से लोगों के सामने रखने की अनुमति नहीं देते, ये बिल्कुल सही है। आजकल आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा विप या दलीय सचेतक का, वो इस बात को लोगों को, जो उस पार्टी के हैं जो मेंबर्स हैं, उनको सचेत रखता है, जितने भी विधायक सांसद हैं, कि जिस पक्ष को उनका राजनीतिक दल समर्थन देगा किसी मामले के संबंध में, वो उसी का समर्थन करेंगे, वो उसके विरोध में नहीं जा सकते हैं। यदि वो विप का उल्लंघन करते हैं तो जो राजनीतिक दल है उससे उसको निष्कासित भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये अलोकतांत्रिक हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दल, एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन पर अपनी स्पष्ट या स्वतंत्र राय रखने नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, प्रभाव समूह अपने सदस्यों का हित इस पर दबाव डालकर आगे बढ़ाता है। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में दोनों सही विकल्प हैं, उन दोनों पर बनाता है वो दबाव। इन्होंने जो आंसर की में माना था वो जुडिशरी को सही माना था, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे में चूंकि ए और बी दोनों सही हैं, और ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि ए और बी दोनों सही, इसलिए हम डी को सही मानेंगे कि उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 267, लोक राय की अनेक धाराओं में, लोक राय का मतलब पब्लिक ओपिनियन, अखबार यानी प्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि वह कमजोर वर्ग के उद्देश्यों का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं। वह सरकार की नीतियों का तीव्र आलोचक है, हमेशा आलोचक नहीं होना चाहिए। वह सरकार की नीतियों से बद्ध है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आजकल मीडिया की ज़्यादातर आलोचना इसी कारण से की जा रही है। सी है, वह मुक्त और निष्पक्ष है। तो एक मुक्त यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 267 का ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? अंग्रेज विधिवेत्ता ब्लैकस्टोन नहीं मानता था कि वाक स्वातंत्र्य के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकता है। 19वीं सदी का फ्रेंच तत्वज्ञानी नहीं मानता था कि वाक स्वातंत्र्य के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकता है। अमेरिकी कोर्ट यह नहीं मानता कि पूर्व सेंसर व्यवस्था वाक स्वातंत्र्य के लिए कोई प्रतिबंध है। ऊपरी सभी मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था यह वाक स्वातंत्र्य के लिए नियंत्रण है। तो आपको पता होगा कि प्री सेंसरशिप जो है वो कहीं ना कहीं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा साबित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 269, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से इस प्रकार अलग है। वह मुक्त उद्योग की ही हिमायत करता है। वह विश्व को
प्रकार की तानाशाही और शोषण से मुक्त देखना चाहता है, वह लोकतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है, वह व्यक्तिगत आज़ादी की हिमायत नहीं करता। तो इसमें आपको पता होगा कि लिबरलिज्म के 3 टाइप्स हैं। पहला क्लासिकल लिबरलिज्म, दूसरा मॉडर्न लिबरलिज्म और तीसरा है नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म जो है नवउदारवाद, उसकी 2 धाराएं हैं। इगलिटेरियनिज्म यानी समतावाद, जिसके समर्थक हैं जॉन रॉल्स और C.B. मैकफरसन। दूसरी धारा है लिबर्टेरियनिज्म यानी स्वेच्छातंत्रवाद। उसमें आप नाम ले सकते हैं एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक। ये किताब लिखी गई थी 1974 में और इसको लिखा था रॉबर्ट नॉजिक ने। इसके अलावा F.A. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और आइज़े बर्लिन जो विचारक हैं, ये नव उदारवाद की स्वेच्छातंत्रवादी धारा से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि आधुनिक उदारवाद तक आते आते हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तक पहुंच गए थे, जिसमें राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य दिए जाने लगे थे। और चूंकि राज्य के कार्य बढ़ गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उसका हस्तक्षेप भी बढ़ गया था। तो आलोचकों ने यह कहा कि आधुनिक उदारवाद इसलिए अलग है क्लासिकल लिबरलिज्म से, क्योंकि वह व्यक्तिगत आज़ादी की हिमायत नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 270, आधुनिक व्यक्तिवाद जो तीव्र सामूहिकवाद की प्रतिक्रिया में उभरा है, यह 19वीं सदी वाले व्यक्तिवाद से इस तरह अलग है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म विच अरोज एज ए रिएक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम कलेक्टिविज्म डिफर्स फ्रॉम 19th सेंचुरी इंडिविजुअलिज्म इज सो फार एज वह देश के लिए अत्यधिक कार्य की हिमायत करता है, वह व्यक्ति को संपूर्ण आज़ादी के पक्ष में है, वह शासन के समाप्ति की वकालत करता है, वह व्यक्ति के बजाय समूह पर ध्यान डालता है। तो आधुनिक व्यक्तिवाद जो सामूहिकतावाद यानी कलेक्टिविज्म की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, यह 19वीं सदी वाले व्यक्तिवाद से इस तरह अलग है, क्योंकि वह स्टेट के लिए अत्यधिक कार्य की हिमायत करता है। यद्यपि आंसर की में ऑप्शन बी को ठीक माना गया था, लेकिन इस आंसर की में मैंने देखा था कि कम से कम 12 से 13 ऑप्शंस बिल्कुल एकदम सरासर गलत थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, जिसको मैंने सर्च किया है, वह राज्य के लिए, स्टेट के लिए अत्यधिक कार्य की हिमायत करता है। इसकी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 271, उपयोगितावाद जो उदारवाद का और एक सिद्धांत है का संबंध इस नाम से है, लॉक, ग्रीन, बेंथम, हेगल। तो आपने पहले ही पढ़ लिया ये कि यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद बेंथम की विचारधारा है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी हम किताब पहले पढ़ चुके हैं 1789 की, द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इसमें इसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सुख और दुख में केवल क्वांटिटी का भेद है, क्वालिटी का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 272, विकासवादी समाजवाद विश्वास करता है कि वह शांतिपूर्ण तरीकों से बदलाव ला सकता है, वह क्रांतिकारी तरीकों से बदलाव ला सकता है, वह जैसे थे वैसी स्थिति यानी स्टेटस क्वो बनाए रखना चाहता है, ऊपरी में से कोई नहीं। तो समाजवाद की बेसिकली 2 धाराएं हम कर सकते हैं, पहला क्रांतिकारी समाजवाद, दूसरा विकासवादी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद जिसका सबसे महत्वपूर्ण उद्घोषक कार्ल मार्क्स है, वो एंजिल्स है, इसके बाद लेनिन है। ये सब ये मानते हैं कि समाज में बदलाव केवल क्रांतिकारी तरीकों से लाया जा सकता है, जैसा कि आपने मार्क्स के दर्शन में पढ़ा होगा। वो तो एक रक्तपात वाली क्रांति की बात करता है, लेकिन इसकी दूसरी जो धारा है वो विकासवादी समाजवाद की है, जिसमें ये माना जाता है कि समाज में जो बदलाव हैं वो शांतिपूर्ण तरीकों से, शिक्षा के माध्यम से भी लाए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 273, समाजवादी नैसर्गिक स्रोतों का राष्ट्रीयकरण इस कारण करना चाहते हैं। दी सोशलिस्ट्स फेवर नेशनलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद ए व्यू। क्यों करना चाहते हैं? शोषण को रोकने के लिए, उनका संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन व्यय कम करने के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शोषण को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 274, निम्न में से कौन सा समाजवाद का विकासात्मक समाजवाद का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवोल्यूशनरी ब्रांड ऑफ सोशलिज्म? फेमिनिज्म, श्रेणी समाजवाद, राज्य समाजवाद, कम्युनिज्म। तो इसमें जो कम्युनिज्म है वो विकासात्मक समाजवाद का प्रकार नहीं है, वो क्रांतिकारी समाजवाद का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 275, मार्क्स के अनुसार इतिहास इसका उत्पाद है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ राजनीतिक बल, भौतिक, धार्मिक और राजनीतिक बलों का संयोज्य, धार्मिक बल, भौतिक बल। तो आपको पता होगा कि मार्क्स ने इतिहास की भौतिक व्याख्या देते समय ये कहा था कि इतिहास में जो मुख्य परिवर्तनकारी शक्ति है, जो परिवर्तन का वाहक बनती है, वो मटेरियल फोर्सेस हैं,
इसके अलावा बाकी सब जो हैं वो मटेरियल फोर्सेस जैसे ही बदलती हैं उसके हिसाब से बदल जाती हैं। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि मार्क्स ने एक थियरी दी है बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की। तो बेसिक स्ट्रक्चर में वो मानता है कि इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि मटेरियल फोर्सेस, जिसमें उत्पादन प्रणाली बहुत प्रमुख है, उत्पादन के साधन हैं। तो जैसे ही इनमें परिवर्तन आता है वैसे ही जो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी धर्म है, राजनीति है, दर्शन है, ज्ञान विज्ञान है, उन सब में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाता है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई पेड़ होता है, उसकी जड़ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर का जो तने हैं, जो पत्तियां हैं, वो उसका सुपर स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही किसी पेड़ की जड़ यानी बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है वैसे ही बाकी उसकी फूल पत्तियों में भी परिवर्तन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 276, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में इस कारण क्रांति होती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, रिवोल्यूशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी टेक्स प्लेस। क्यों होती है? हैव्स और हैव नॉट्स, इनके बीच बढ़ते विरोध से, शिक्षित लोगों का व्यवस्था के साथ नाराज होने से, पूंजीवादी विशेष श्रेणी को अधिक महत्व देने से, विदेशी हस्तक्षेप से। तो आपको पता होगा कि मार्क्स ने माना था कि पूंजीवाद में ही खुद उसके विनाश की जड़ निहित है, क्योंकि जो बड़े पूंजीपति हैं वो छोटे पूंजीपतियों को हड़पते जाते हैं, उनको निगल लेते हैं। और हैव नॉट्स, यानी जिनके पास संसाधन हैं और जिनके पास संसाधन नहीं हैं, उनके बीच जो विरोध है, एंटागोनिज्म, वो लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए वहाँ पर क्रांति होती है। और क्रांति का परिणाम क्या होता है कि पूंजीवाद का विनाश हो जाता है और उसकी जगह एक नई व्यवस्था अस्तित्व में आती है जिसको वो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। और ये क्यों आता है? ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है, एक संक्रमणकालीन अवस्था है जिसको साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की तरफ जाना है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट का मार्क्स समर्थन इसलिए करता है ताकि पूंजीपतियों के बचे हुए अवशेष को समाप्त किया जा सके और उनकी काउंटर रिवोल्यूशन यानी प्रतिक्रांति की जो क्षमता है उसको शून्य किया जा सके। इसके बाद जैसे जैसे ये वर्ग विलुप्त होता जाएगा, एक ही वर्ग हो जाएगा, सब लोग श्रमिक हो जाएंगे, तो वैसे वैसे ही राज्य भी धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा, क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही इसलिए है कि वो पूंजीपतियों का समर्थन कर सके और उनको वो सब संसाधन मुहैया करा सके जिसके माध्यम से वो श्रमिकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 277, कम्युनिज्म जिसे मार्क्स और एंगल्स ने प्रस्तुत किया और बाद के तत्वज्ञानियों ने परिष्कृत किया, इसमें विश्वास रखता है सभी उत्पादनों के साधन देश के अधीन हो, आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण आज़ादी हो, मिश्र अर्थव्यवस्था जहां महत्वपूर्ण उद्योग देश के नियंत्रण में हो, ऊपरी में से कोई नहीं। तो कम्युनिज्म आपने जाना होगा कि कम्युनिज्म एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जहाँ पर ना कोई वर्ग है और ना कोई राज्य है, यानी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। इसका भी एक क्रम है, पहले वर्ग विहीन होना चाहिए तभी राज्य विहीन होगा कोई समाज, क्योंकि राज्य वर्गों का जो एंटागोनिज्म है, जो विरोध या संघर्ष है, उसके कारण ही अस्तित्व में आता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जहाँ तक पहले ऑप्शन का सवाल है सभी उत्पादनों के साधन देश के अधीन हो, तो ये समाजवाद यानी सोशलिज्म की पहचान है, कम्युनिज्म की नहीं है। भारत में आज़ादी के पश्चात मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाया गया था, जिसका ये विचार है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है दोनों साथ साथ कोएग्जिस्टेंस में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 278, निम्न में से कौन सा कथन गलती से मार्क्स से जोड़ा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज़ बीन रॉन्गली एट्रीब्यूटेड टू मार्क्स? देश को चलाने वाले वर्ग की सुरक्षा और उनके हित को उन्नयन के लिए देश बल का उपयोग करता है। देश जो है वो स्टेट का, इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है, जबकि स्टेट का राज्य होना चाहिए। मानव समाज के सभी तथ्यों का मूल जीवन की भौतिक परिस्थितियों में है, ये तो बिल्कुल सही है। गरीब लोगों की सुरक्षा और उनके हित उन्नयन के लिए देश बल का प्रयोग करता है। तो आपको पता होगा कि मार्क्स ने तो ये माना था कि जो राज्य है वो बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है और वो उन्हीं के हित साधन के लिए बना है, इसलिए इसमें जो सी है ऑप्शन वो गलती से मार्क्स के साथ जोड़ दिया गया है। राज्य यह मध्यम वर्गीयों की कार्यकारिणी समिति है। ये इंग्लिश इसकी देखेंगे तो स्टेट इज़ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द बुर्जुआजी, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन सी गलती से मार्क्स के साथ जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 279, राजनीतिक क्षेत्र में फासिस्ट इसके लिए खड़े हुए। इन दी पॉलिटिकल स्फीयर द फासिस्ट स्टूड फॉर, किसके लिए खड़े हुए? द्विदलीय सरकार, बहुदलीय सरकार, एक दलीय सरकार या दल विहीन सरकार? तो इसमें ऑप्शन इंग्लिश में पढ़िए, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, पार्टी लेस गवर्नमेंट। तो फासिस्ट जो कि सर्वसत्ताधारी राज्य के समर्थक हैं, आपने मुसोलिनी
के शासन को सुना होगा इटली में, वो एक फासिस्ट शासक था जो एक दलीय सरकार के पक्ष में रहते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत में यदि हम देखते हैं तो हम प्लेटो को पहला फांसीवादी कहते हैं, क्योंकि उसने सारी शक्तियाँ एक दार्शनिक राजा के हाथ में सौंपने की बात कही थी। जहाँ तक दलविहीन लोकतंत्र का सवाल है, तो इस विचार को देने वाले भारतीय विचारक हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हम दलविहीन लोकतंत्र और इसके अलावा संपूर्ण क्रांति जैसे विचारों के लिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नाम की एक किताब है जयप्रकाश नारायण की, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 280, फासिस्ट विभिन्न कारणों से लोकतंत्र के विरुद्ध थे, निम्न में से कौन सा कथन गलती से सूची में डाला गया है? क्योंकि वे मानव असमानता पर विश्वास करते थे, क्योंकि बहुसंख्यकों में मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे सोचते थे कि आम लोग अपने आप पर शासन करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे आदमी के स्वाभाविक मूल्य में विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन ए को सही माना है, क्योंकि वे मानव असमानता पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 281, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्महीन बनाती है। एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय उपनिषद, ऋग्वेद, भगवद गीता, गांधी जी। तो ये जो परिभाषा है शिक्षा की, वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 280 तक इसमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन हैं बाकी, वो इसमें टीचिंग पेडागोजी के हैं, जिसमें कोई विशेष महारत मुझे हासिल नहीं है, इसलिए उनको छोड़ते हैं। अगली वीडियो में, चूँकि हम इसमें 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में, अगली वीडियो में हम जो टोटल 90 क्वेश्चन हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।